हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पहले की वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ, जो आपके एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप उत्तराखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस बुक से रिलेटेड मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी तक मैं 7 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ और उन 7 वीडियोज़ में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो लास्ट जो हमने वीडियो शेयर की थी मैंने, तो उसमें हम लोगों ने उत्तराखंड के आदि निवासी के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं हिमविद्या पाठशाला में। तो उत्तराखंड का आदि निवासी हम लोगों ने कवर कर लिया था, जिसमें हमने किरात जनजाति के बारे में पढ़ा था। काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, जिसके काफ़ी तथ्य हमको महाभारत काल में और रामायण काल में प्राप्त हुए थे। हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। उसमें हमने कोल जाति के बारे में पढ़ लिया था और खस जाति और सक जाति के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने खसों का भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश और प्रसार भी हम लोगों ने जान लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कत्यूरी वंश की स्थापना एवं इतिहास। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो वीडियोज़ आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं, तो मैं इस वीडियो में उन सभी वीडियोज़ के लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वो सब वहाँ पर से देख सकते हैं और इम्पॉर्टेंट नोट्स वहाँ पर से अपने तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, कत्यूरी वंश की स्थापना एवं इतिहास। जैसे कि हम लोग कत्यूरी वंश के बारे में कार्तिकेय पूर्व वंश के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो कत्यूरी वंश को ही कार्तिकेयपुर वंश के नाम से जाना जाता था। कैसे जाना जाता था, हम यहाँ पे उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका काल क्या था। जो कार्तिकेयपुर वंश था, उसका जो काल था, कार्तिकेयपुर वंश का काल था 700 ईस्वी से 1050। ठीक है, तो हम इसी के आगे से पढ़ेंगे। डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी के अनुसार तालेश्वर तथा पांडुकेश्वर के दान पत्रों से कार्तिकेयपुर राज्य की अनेक प्रशासनिक इकाइयों और उसमें स्थित स्थानों का उल्लेख मिलता है। क्या कह रहे हैं ताराचंद के अनुसार? मैं आपको कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग इतिहासकार के अनुसार हम लोग को इसमें सारे तथ्य प्राप्त होते हैं। तो ताराचंद जी जो हैं, उनके अनुसार कहा जा रहा है कि तालेश्वर तथा पांडुकेश्वर। तालेश्वर कौन सी जगह है हमारी? जो हमारा बागेश्वर में पड़ता है, जहाँ से कुछ ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे। और पांडुकेश्वर जो चमोली में पड़ता है, जो आपकी बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे जब हम जाते हैं, तो उस रास्ते पे पड़ता है पांडुकेश्वर। तो यहाँ से कुछ ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे। तो क्या कह रहे हैं कि तालेश्वर तथा पांडुकेश्वर के दान पत्रों से कार्तिकेयपुर राज्य की अनेक प्रशासनिक इकाइयों और उनमें स्थित स्थानों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वहाँ से जो ताम्रपत्र या दान पत्र प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ से कार्तिकेयपुर राज्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तालेश्वर दान पत्रों में कार्तिकेयपुर के अंतर्गत वर्णित सभी स्थान कत्यूर घाटी में विद्यमान हैं। अब कार्तिकेयपुर कत्यूर घाटी, कत्यूर वंश कैसे कहलाई, इसको हम जानेंगे। ठीक है, अम, तो जो तालेश्वर से हमें पत्र प्राप्त हुए हैं, दान पत्र जो प्राप्त हुए हैं तालेश्वर से, तो उसमें कार्तिकेयपुर के अंतर्गत वर्णित सभी स्थान कत्यूर घाटी में विद्यमान है। अब कत्यूर घाटी कहाँ पर को है? उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित है कत्यूर घाटी। ठीक है, ये घाटी गोमती नदी के किनारे है। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो कि कत्यूर घाटी कहाँ पे स्थित है। उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित है। कुमाऊं वाले क्षेत्र में आ जाता है। और यह घाटी गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बना के चलना पड़ेगा। पर जब पांडुकेश्वर दान पत्रों में वर्णित कार्तिकेयपुर और उसके अंतर्गत सांकेतिक स्थान नामों को पहचानने का प्रयास किया जाता है, तो लगभग सभी स्थान नाम वर्तमान में जोशीमठ तहसील में भी मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पांडुकेश्वर से जो दान पत्र हमें प्राप्त हुए हैं, कार्तिकेयपुर और उसके अंतर्गत सांकेतिक जो स्थान नामों को पहचानने का जो प्रयास किया गया है, तो उसमें क्या हुआ, लगभग सभी नाम कहाँ पर के हैं? जोशीमठ तहसील में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जोशीमठ कहाँ पर को है? आपका ये गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, और आप इसको नोट कर लीजिए कि कहाँ पे स्थित है। जोशीमठ गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में स्थित है और ये अलकनंदा के किनारे स्थित है। ज़्यादातर जो एग्जामिनर है वो क्या पूछते हैं कि कोई भी स्थान है तो वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोगों को ये नोट कर लेना है कि जोशीमठ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, चमोली में। ठीक है,
तो यहाँ से हमें ये नाम हमको जोशीमठ तहसील में भी प्राप्त होते हैं। तो क्या दिया है कि जो तालेश्वर से जो दानपत्र प्राप्त हुए हैं उसमें तो कत्यूर घाटी का वर्णन किया गया है जो कि कुमाऊं में है, बागेश्वर में। और जो पांडुकेश्वर के दानपत्र हैं उसमें जोशीमठ नाम आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांडुकेश्वर के प्रथम 2 दानपत्र और कंडारा से प्राप्त एक दानपत्र कार्तिकेयपुर नरेश ललितसर देव का है। ललितसर देव कौन थे? हमने पीछे पढ़ा था ना, इष्टिगर देव के पुत्र थे ललितसर देव, और बहुत ही जाने माने और बहुत ही मतलब अच्छे सम्राट, अच्छे राजा के रूप में जाना जाता है ललितसर देव को। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक दानपत्र पद्म पद्मठ देव का है और एक दानपत्र देसठ देव का और एक सुरभिक्षराज देव का है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कार्तिकेयपुर राजवंश के 3 परिवारों ने, ठीक है, 3 परिवारों ने 300 वर्षों तक का यहाँ पर को राज किया था। तो जो ये पद्मठ देव और देसर देव और सुरभिक्षराज देव जो हैं ये क्या है? कार्तिकेयपुर राजवंश के उत्तरकालीन शासक थे। ठीक है, कब के? जो कार्तिकेयपुर राजवंश जो था उसका जो उत्तरकालीन मैंने आपको कल भी बताया था कि उत्तरकालीन कोई कहीं पे कोई अगर आएगा तो आप ये समझिएगा उससे कि ये अंतिम शासक थे। 300 वर्ष तक इन लोगों ने यहाँ पे शासन किया था, तो ये इस वंश के अंतिम शासक थे। तो आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ और कत्यूरी घाटी दोनों ही पुरावशेषों की दृष्टि से संपन्न है और यहाँ पर को क्या प्राप्त हुए हैं? हमें काफ़ी पुरावशेष प्राप्त होते हैं इतिहास को जानने के लिए, उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए। ये जोशीमठ और कत्यूरी जो है यहाँ पर को इतिहास को जानने के लिए यहाँ पर से काफ़ी पुरावशेष प्राप्त हुए हैं हमें। कदाचित पहले राजधानी जोशीमठ और कालांतर में राज्य का विस्तार हो जाने के कारण जोशीमठ को राजधानी के लिए अनुपयुक्त पाते हुए कत्यूर घाटी की ओर संक्रमित होते होंगे और कत्यूरी वंश के नाम से जाने जाते होंगे। तो क्या हुआ कि 300 वर्ष तक जैसे इन लोगों ने यहाँ पर को राज किया, तो जब पहले राज कर रहे थे तो उस वक्त इनकी राजधानी क्या थी? जोशीमठ थी। पहले इनकी राजधानी कौन सी थी? जोशीमठ थी। जब एग्जाम में आएगा कि कत्यूरी राजवंश की पहली राजधानी कौन सी थी, तो सॉरी, कार्तिकेयपुर राजवंश की जो पहली राजधानी कौन सी थी? जोशीमठ थी। ठीक है, और बाद में जब इनका, क्योंकि इन्होंने 300 वर्ष तक का शासन किया था और 300 वर्ष कम नहीं होते हैं और 3 परिवारों ने इन्होंने लगातार यहाँ पे शासन किया, तो इनका जो कार्य क्षेत्र था वो काफ़ी विस्तार हुआ। ठीक है, राज्य का विस्तार हुआ। राज्य का विस्तार होने की वजह से इन्होंने अपनी जो जोशीमठ जो राजधानी थी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब अनुपयुक्त पाई होगी, तो इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को बदल के कत्यूर घाटी की ओर बदल दी। ठीक है, तो इसी वजह से इस वंश का नाम कत्यूरी वंश पड़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जनश्रुति के अनुसार कत्यूरी वंश का संस्थापक वासुदेव था। जनश्रुति क्या होती है? जो लोक कथाएं होती हैं, यानी कि लोगों के बीच में जो प्रचलित बातें होती हैं उसे जनश्रुति कहते हैं। कि लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उस बातचीत के अनुसार, यानी कि उस कहावत के अनुसार, तो लोक कथाओं के अनुसार कत्यूरी वंश का संस्थापक वासुदेव था। ठीक है, किंतु उसका नाम किसी भी अभिलेख या वंशावली में नहीं मिलता। वंशावली क्या होती है कि इन लोगों की एक वो चलता है कि हर वंश का जो व्यक्ति होगा या राजा होगा वो अपना नाम एक वंशावली बना दी जाती है और उसमें अपने अपने नाम को लिखते रहते हैं वो हर वंश के हिसाब से। तो उस वंशावली में कहीं पर भी या किसी अभिलेख या वंशावली में कहीं पर भी ये वासुदेव का नाम नहीं मिलता। काबुल के कटोरमान वंश का अंतिम नरेश भी वासुदेव था। ठीक है, एटकिंसन दोनों को एक मानने के पक्ष में है, किंतु बागेश्वर में प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से विदित होता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश का नाम वसंत देव था। ठीक है, तो जो एटकिंसन है वो क्या मान रहे हैं? वो दोनों बातों को मान रहे हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि बागेश्वर से हमें जो त्रिभुवन राज शिलालेख प्राप्त हुआ है उससे क्या पता चल रहा है कि कत्यूरी वंश का प्रथम जो शासक था वो वसंत देव था और यही माना भी गया है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि कत्यूरी वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रथम राजा कौन था? वसंत देव था, ना कि वासुदेव। कत्यूरी नरेश ललितसुर की राज्य विधि को ध्यान में रखते हुए यही अनुमानित है कि वसंत देव का राज्यकाल 633 ईस्वी से 645 ईस्वी तक किसी समय भी आरंभ होता है। ठीक है, कार्तिकेयपुर के नरेशों के अब तक 8 अभिलेख मिले। पीछे हम लोगों ने हमें 9 दिया गया था, यहाँ पर 8 दिया गया है, तो ये देखना पड़ेगा कि 9 है कि 8 है। पीछे जब हम लोगों ने पढ़ा था कार्तिकेय वंश के बारे में तो वहाँ पर को 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं ऐसा लिखा था और यहाँ पर को 8 लिखा है। तो 8 और 9 में से जो भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर नरेश के अब तक के 8 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सभी अभिलेखों की लिपि क्या है? कुटिला लिपि है। ठीक है,
इसे आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। जो 8 अभिलेख कार्तिकेयपुर नरेशों के जो 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वो किस लिपि में लिखे गए हैं, किस लिपि में प्राप्त हुए हैं वो अभिलेख, तो कुटिला लिपि में प्राप्त हुए हैं। जो 9वीं व 10वीं सदी के मगध पालवंशी नरेशों के अभिलेखों में तथा कुछ तिब्बत से प्राप्त ताम्रपत्रों में मिलती है। देखिए, मगध पालवंशी नरेश कौन है, इसको समझते हैं। मगध पालवंशी नरेश जो जो पाल वंश के संस्थापक हैं, जैसे गोपाल हैं, धर्मपाल जो सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थी, और देवपाल, नारायणपाल और महीपाल, तो ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षण माने जाते हैं। ठीक है, और इनके बारे में एक खास बात यह भी है कि इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया था। कि इन्होंने मगध पालवंशी नरेशों ने, तो मगध पालवंशी नरेशों के बारे में क्या लिखा जा रहा है कि जो सभी अभिलेख कुटिला लिपि में है, जो 9वीं और 10वीं के मगध के पालवंशी नरेशों के अभिलेखों में और कुछ तिब्बत से प्राप्त ताम्रपत्रों में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कत्यूरी अभिलेखों से विदित होता है कि एक ही राजवंशी के 3 परिवारों ने कार्तिकेयपुर या उसके आसपास अपनी राजधानी स्थापित कर एक दूसरे के पश्चात शासन किया था, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ और हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी है वो पुरानी वीडियोज़ देख लें पहले। तो कत्यूरी अभिलेखों से क्या जो कत्यूरी अभिलेख मिले हैं उनसे क्या पता चलता है कि एक ही राजवंश के तीनों परिवारों ने कार्तिकेयपुर या उसके आसपास अपनी राजधानी स्थापित कर एक दूसरे के पश्चात शासन किया था। यानी कि 300 वर्षों तक इन लोगों ने यहाँ पे शासन किया था। इन राज परिवारों के संरक्षक कौन थे? वसंतदेव, निम्बरदेव और सनोड़ादित्य थे। ठीक है, अभिलेखों की शब्दावली, अधिकारों के नाम की सूची तथा अन्य प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि सनोड़ादित्य के परिवार ने निम्बरदेव के परिवार के पश्चात राज सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, पहले कौन आए थे? पहले निम्बरदेव आए थे, उसके बाद सनोड़ादित्य। ठीक है, सनोड़ादित्य के परिवार ने निम्बरदेव के परिवार के पश्चात राज सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ललितसुर के राज्यकाल के 21वें और 22वें वर्ष के जो 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि ललितसुर का राज्य आरंभ सन 832 तथा मृत्यु 854 ईस्वी के बाद हुई। ठीक है, ललितसुर के राज्यकाल के 21वें और 22वें वर्ष कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे? 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि ललितसुर का जो राज्य आरंभ हुआ था वो कब से हुआ था? 832 से 854 तक हुआ था। ठीक है, यही नहीं, उन ताम्रपत्रों में यह भी सिद्ध होता है कि ललितसुर कत्यूरी वंश का सर्वाधिक प्रतापी और शौर्यवान नरेश था। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ललितसुर के बारे में कि क्या क्या गया इनके बारे में। ये बहुत ही प्रतापी और शौर्यवान राजा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों में कत्यूरी नरेशों की सतयुगी धर्म का अवतार, प्राचीन मर्यादाओं के संरक्षक तथा अत्यधिक चरित्रवान बताया गया है। ठीक है, तो जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे क्या पता चलता है कि कत्यूरी नरेश कैसे थे? सतयुगी धर्म का अवतार माना गया उन्हें। सतयुगी धर्म यानी कि सत्य और धर्म और न्याय, जो आदर्श जीवन है उसकी स्थापना की इन्होंने। ठीक है, और प्राचीन मर्यादाओं के रक्षक से क्या तात्पर्य है कि ऐसे शासक या ऐसे राजा जिन्होंने क्या करा है? पुराने नियमों और परंपराओं और आदर्शों की रक्षा की है। ठीक है, और अत्यधिक चरित्रवान थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वे आदर्श जीवन बिताते थे और विद्यानुरागी थे, और एक बहुत आदर्श जीवन बिताते थे, मतलब साधारण सा जीवन बिताते थे, अपने आदर्शों पे चलते थे। विद्यानुरागी थे कि हमेशा सीखने और ज्ञान के पथ पर चलते थे। उनकी सभा में सुदूर स्थानों से विद्वान ब्राह्मण पधारते थे। ठीक है, उनकी सभा में क्या होता था? बहुत दूर दूर वाली जगहों से विद्वान ब्राह्मण उनके राज्य में प्रवेश करते थे, उनसे मिलने आते थे, जिन्हें बहुमूल्य उपहार, स्वर्ण आदि प्रदान कर सम्मानित किया जाता था। और कत्यूरी जो नरेश थे वो उन ब्राह्मणों को क्या करते थे? बहुमूल्य उपहार और स्वर्ण भी प्रदान करते थे और उनको सम्मान प्रदान करते थे। इसीलिए राजा को ईश्वर का अंश माना जाता था, जिसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाते थे। ठीक है, यानी कि कत्यूरी वंश को अभिलेखों से क्या पता चला है? कहने का अर्थ क्या है कि कत्यूरी नरेश कैसे थे? बहुत ही धर्म को मानने वाले, मर्यादाओं के रक्षक थे और बहुत अच्छे चरित्र वाले थे। काफ़ी बौद्धिक विकास भी काफ़ी ज़्यादा था उनका, और विद्या अनुरागी थे, यानी कि ज्ञान को भी बहुत महत्व देते थे, और अलग अलग तरीके की क्या करते थे? विद्याओं को ग्रहण करते थे। तो उनके दरबार में बहुत दूर दूर से ब्राह्मण उनके दर्शन के लिए यहाँ पे आते थे, और उन ब्राह्मणों को भी वो क्या करते थे? पूर्ण रूप से सम्मान देते थे। बहुमूल्य उपहार, स्वर्ण आदि चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें उनको भेंट में दिया करते थे। तो इसीलिए उस कत्यूरी वंश के जो राजा थे उनको ईश्वर के का अंश माना जाता था, क्योंकि बहुत ही दान वीरता उनकी दिखाई गई है, और उनके
दयालुता उनकी दिखाई गई है, तो उनके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात उनके बारे में प्राप्त हुई है अभिलेखों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कत्यूरियों की राजधानी वर्तमान में जोशीमठ में थी। जोशीमठ में थी, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा-सा मिस प्रिंटिंग हुआ है। जो प्राचीन काल में जो कत्यूरी की राजधानी थी वो क्या थी, मतलब अभी का जो जोशीमठ है वहाँ पे थी। कहने का मतलब ये है कि राजधानी कहाँ पे थी। अभी पहले इसे ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता था, ठीक है, इस जोशीमठ को। तो अभी जो जोशीमठ है वो कत्यूरी की राजधानी थी पहले। तो जोशीमठ से आगे भारत तिब्बत सीमा तक बहुत कम गाँव थे, कम गाँव हैं। यदि यहाँ पर तिब्बत का अधिकार होता तो कत्यूरी नरेशों की राज्य सीमा कम से कम भारत व तिब्बत के मध्यवर्ती गिरिद्वारों वाली श्रेणी तक होती। तो क्या कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर क्या होता है, तिब्बत का अधिकार होता है, यानी कि जोशीमठ तक अगर तिब्बत का अधिकार होता है तो क्या होता, तो कत्यूरी नरेशों का राज्य सीमा कम से कम कहाँ पर तक होता है, भारत और तिब्बत के मध्यवर्ती गिरिद्वार वाली श्रेणी तक। गिरिद्वार क्या होते हैं, जो दर्रे दर्रे होते हैं। आप इस अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो कि गिरिद्वार को क्या कहा जाता है, दर्रे कहा जाता है, ठीक है। गिरिद्वारों से तात्पर्य क्या है, दर्रों का है। दर्रे क्या होते हैं, जो पहाड़ों के दर्रे या प्रवेश मार्ग इनको कह सकते हैं, कि जो हिमालय में कई ऐसे मार्ग होते हैं जिनसे होकर एक घाटी से दूसरी घाटी में जाया जाता था। तो इनको क्या कहते थे, उस समय गिरिद्वार कहते थे। अभी हम दर्रों के नाम से जानते हैं, जैसे नीति दर्रा, माणा दर्रा, आप लोगों को पता होगा इनके बारे में। तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। तो प्राचीन श्रुति के अनुसार जोशीमठ को राजधानी बनाकर शासन करने वाले कत्यूरी नरेशों का राज्य पश्चिम में सतलुज नदी के तट से लेकर दक्षिण के मैदान तक फैला था, ठीक है। वर्तमान संपूर्ण रोहिलखंड उनके शासन के अंतर्गत था। वर्तमान में जो रोहिलखंड वाला इलाका एरिया जो है वो क्या था, संपूर्ण कत्यूरियों के ही शासन में आता था, उनके ही राज्य में के अंतर्गत आता था। चंद्रगुप्त मौर्य की ही भांति कत्यूरी नरेशों ने निम्नलिखित विभिन्न पदाधिकारी होते थे। क्या कह रहा है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो पदाधिकारी होते थे, वैसे ही क्या होता था कि कत्यूरियों ने भी अपने पदाधिकारी नियुक्त किए हुए थे, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो आप अपनी कॉपी पेन लेके बिल्कुल तैयार रहिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा जो जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। तो ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि कत्यूरी वंश की राजधानी कहाँ पर थी, जोशीमठ में थी। जोशीमठ के बाद कहाँ पे को आ गई, आपकी कत्यूरी घाटी में आ गई, जिस वजह से कत्यूरी घाटी की वजह से ही उनको कत्यूरी वंश के नाम से जाने जाने लगा। तो और कत्यूरी राजाओं के कैसा चरित्र था और कितना, मतलब उनकी वीरता और दानवीरता के बारे में यहाँ पर को अभिलेखों से हमको प्राप्त होता है कि वो कैसी व्यवहार में कैसे थे और उनकी मतलब चरित्र कैसा था, ठीक है। इतना हम लोगों ने जाना। तो अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात कत्यूरी नरेशों के भी क्या थे, विभिन्न पदाधिकारी होते थे। तो सबसे पहला है प्रांतपाल। प्रांतपाल क्या होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। प्रांतपाल एग्जामिनर इन अलग अलग नामों को आप लोगों से पूछ सकता है कि कत्यूरी वंश में इनका क्या महत्व है। तो प्रांतपाल क्या होता था कि सीमाओं का जागरूक प्रहरी, सीमाओं की सुरक्षा का भार लिए होता था, यानी कि सीमाओं की सुरक्षा करने वाला होता था, उसको प्रांतपाल कहते थे। जिसमें सीमाएं होती है ना, जगह से, देश से या राज्य से लगकर जो सीमाएं बनाई जाती हैं, उन सीमाओं की सुरक्षा का जो भार होता था वो प्रांतपाल का होता था, उससे प्रांतपाल कहा जाता था, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब घटपाल क्या होते हैं कि विभिन्न गिरिद्वारों के रक्षक होते थे। गिरिद्वार मैंने आपको बताया ना, गिरिद्वार क्या होते हैं, आज के समय में उनको दर्रे कहा जाता है। क्या कहा था कि हिमालय में कई ऐसे मार्ग होते हैं जो क्या होते हैं, एक घाटी से दूसरी घाटी में जाने वाला जो रास्ता होता है उन्हें गिरिद्वार कहा जाता था, ठीक है। एक हिमालय से दूसरे हिमालय, गिरी यानी कि पर्वत, पर्वतों से पर्वत, ठीक है। तो गिरिद्वार, इसका मतलब आप जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गिरिद्वार यानी कि दर्रे। तो दर्रों के पास जो तैनात किया जाता था उस रक्षक को क्या कहते थे, घटपाल कहा जाता था, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि घटपाल यानी कि विभिन्न गिरिद्वारों के रक्षक, यानी कि दर्रों के रक्षक। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वर्मपाल। वर्मपाल क्या होता है, सीमावर्ती मार्गों से आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कड़ी निगाह रखता था, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्पज से कि सीमा मार्गों पर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखने वाले को क्या कहा जाता था, कत्यूरी वंश के अंतर्गत। तो वर्मपाल इसे कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नरपति। नरपति क्या होता था, नदी घाटियों पर आवागमन की सुविधा, कर की वसूली तथा संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की छानबीन करता था, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कि यहाँ पर को नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा, ठीक है। नदी घाटों पे जो भी आता और जाता था उसको सुविधा प्रदान करते थे और उनसे कर की वसूली करते थे। कुछ भी कर उनसे ले लिया जाता था जो भी उन्होंने फिक्स किया होगा। और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की छानबीन करता था। जो भी संदिग्ध व्यक्ति यानी कि कोई भी अनजान व्यक्ति वहाँ पर अगर उनको दिखा तो उसकी छानबीन
करता था तो उसे नरपति कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। जो यूकेपीएससी वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो ये उनके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेना कत्यूरी वीर वाहिनी अपने शौर्य व सफलताओं के लिए जग प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी के बल पर कत्यूरी नरेशों ने उत्तर व दक्षिण के आक्रांताओं को पराजित कर उत्तराखंड पर कई वर्षों तक शासन किया। कत्यूरी कई वर्षों तक का, ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले जान चुके हैं, कई वर्ष यानी कि 300 वर्षों तक 3 परिवारों ने यहाँ पे शासन किया कत्यूरी वंश की। तो सेना चार भागों में विभाजित थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, कत्यूरी वीर वाहिनी से क्या मतलब है, वीर वाहिनी से क्या तात्पर्य है कि जो कत्यूरी की जो वीर वाहिनी सेनाएं जो होती थी ना, अपने शौर्य व सफलताओं के लिए जग प्रसिद्ध थी। जो सेनाएं उन्होंने तैयार की थी और उनके ही बलबूते पे, उन्हीं के वजह से उन्होंने जो 300 वर्षों तक, इतने लंबे वर्ष काल तक उन लोगों ने जो अपना शासन किया था, तो इसी की वजह से जो जग प्रसिद्ध थी। ठीक है, वीर वाहिनी उन्हीं के लिए कहा गया है, जो उन्होंने अपनी पूरी सेना जो तैयार की थी। इसी के बल पर कत्यूरी नरेशों ने उत्तर व दक्षिण आक्रांताओं को पराजित कर उत्तराखंड पर कई वर्षों तक का शासन किया था। यानी कि सेना 4 भागों में विभाजित की थी। ठीक है, जो उन्होंने अपनी सेना तैयार की थी उसको वीर वाहिनी, कत्यूरी वीर वाहिनी के नाम से जाना जाता था। तो उनको कितने भागों में विभाजित किया था, 4 भागों में विभाजित किया था। तो पहला था पदातिक यानी कि पैदल चलने वाली जो सेना होती है, पैदल जो सेना पैदल चलती है उसे पदातिक कहा जाता है। अश्वारोही जो घोड़े पे सवार होकर घोड़े पे सवार रहती थी, और गजारोही जो गज पर यानी कि हाथी पर सवार रहती थी, और उष्ट्रारोही यानी कि ऊँट पर सवार रहती थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों का, तो आप लोग बहुत अच्छे से नोटिस करना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पदातिक यानी कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो पैदल सेना होती है उसे पदातिक कहते हैं। ठीक है, पदातिक जो सेना होती थी उसे गौल्मिक कहते थे। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि पदातिक पैदल चलने वाला, और उसे क्या क्या कहलाते थे वो, गौल्मिक कहलाते थे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अश्वारोही सेना का सर्वोच्च नायक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वारोही सेना का जो सर्वोच्च नायक होता है ना, आज के समय में आप उसे कैप्टन कह सकते हैं, जो सेना का नायक होता है, तो उसे क्या कहा जाता था, अश्वबलाधिकृत। ठीक है, जो अश्व वाली जो सेना होती थी, अश्वारोही जो सेना होती थी, उसका सर्वोच्च नायक को अश्वबलाधिकृत कहा जाता था। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर है गजारोही का जो सर्वोच्च नायक होता था उसे क्या क्या कहा जाता था, हस्ती बलाधिकृत। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना। और उष्ट्रारोही का जो सर्वोच्च नायक होता था उसे उष्ट्र बलाधिकृत कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीनों आरोही सेनाओं का सर्वोच्च पदाधिकारी, अब तीनों आरोही सेनाओं का सर्वोच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता था, हस्त्या सवोष्ट्र बलाधिकृत कहलाता था। कौन कहलाता था ये, तीनों आरोही सेना क्या कही जाती है, तीनों अलग अलग रास्ते से आगे बढ़ती हुई जो सेना होती थी। जैसे कि आपकी अश्वारोही की एक सेना की एक दल जा रहा है एक अलग दिशा से, फिर उस ऊँटों का एक बल जा रहा है, फिर हाथियों का एक जा रहा है, फिर पैदल चलने वालों का जा रहा है। मतलब अलग अलग रास्ते से होकर जब ये जो सेनाएं जाती थी, तो उनका जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, तीनों आरोही सेनाओं का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था उसे हस्त्या सवोष्ट्र बलाधिकृत कहा जाता था। ठीक है, सैन्य संचालन नरेश द्वारा होता था, और सभी जो सैन्य संचालन होता था वो राजा के द्वारा होता था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके आगे हम लोग कल जानेंगे कि कत्यूरी शासन में पुलिस व्यवस्था क्या थी, आय के साधन क्या थे, और कर परिवार, राज परिवार के बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।